अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टैक्स लॉज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले जानेंगे टैक्स की मीनिंग क्या होती है, फिर डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, फिर उस पर एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस और फिर एमसीक्यूज। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, या कोई भी फाइनेंस का रिलेटेड जो भी पोस्ट होगा उसमें बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो टैक्स है वो होता क्या है। बेसिकली टैक्स जो होता है ये कंपलसरी पेमेंट होती है। कंपलसरी मीन्स ये जरूरी देनी पड़ती है। किसको? एक इंडिविजुअल या बिजनेस, यानी जो भी व्यक्ति या कोई बिजनेस पैसा कमा रहा होगा, कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, कहीं से उसकी इनकम आ रही होगी, उसमें कुछ पोर्शन यहाँ पे किसको देना पड़ता है? सरकार को। यानी सरकार के पास हमारा कुछ पोर्शन जाता है, वही पैसा खर्च होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी जो आप रेलवेज देखते हो, रोड्स देखते हो नए नए, तो उस पे पैसा खर्च होता है। या कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए जो पैसा खर्च होता है वो कहाँ से आता है? इसी टैक्स से। अब ये जो टैक्स है इसके दो टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस किनको हम कहेंगे? यहाँ पे पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। जिस पर्सन पे ये टैक्स लगेगा वो डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे इनकम टैक्स है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल इनकम टैक्स, यानी ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। जो भी यहाँ पे फर्म कोई होगी या कोई कोई इंडिविजुअल होगा, जो भी यहाँ पे पैसा कमाता है उसको बोलते हैं हम इनकम। तो इनकम पे कुछ परसेंटेज लेती है गवर्नमेंट, जो कि सालाना काटती है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स। दूसरा होता है यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है, उन प्रॉफिट पे यहाँ पे टैक्स लगता है, उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद यहाँ पे है वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। जो भी आपके पास संपत्ति होगी, यानी ऑन ओनरशिप ऑफ एसेट्स, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपने वो रेंट पे दिया, मान लो कि सालाना आपकी इनकम आती है वहां से 20 लाख, तो 20 लाख पे कुछ परसेंटेज आपको टैक्स देनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है, उस पे भी टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं वेल्थ टैक्स। तो यहाँ पे दोस्तों ये था आपका डायरेक्ट टैक्स। अब है यहाँ पे फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फीचर्स क्या है इसकी, यानी डायरेक्ट टैक्स की कुछ सिफत है, वो क्या है? सबसे पहला फीचर है कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, यानी ये जो है ये दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो सकता, यानी दूसरे पे नहीं थोपा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी इनकम है 10 लाख, तो 10 लाख पे कितना इनकम टैक्स बनता है? वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जितना भी बनेगा वो मुझे ही पे करना है, ना कि मेरे भाई को, ना कि मेरे फादर को, ना मेरी सिस्टर को, यानी कोई भी आपका जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, दूसरा फीचर है यहाँ पे, जिसकी जितनी हैसियत वो उतना टैक्स देगा, यानी प्रोग्रेसिव इन नेचर। दोस्तों मान लो कि मेरी इनकम जो है वो है 10 लाख और मेरे फ्रेंड की है 20 लाख। मान लो कि सरकार ने तय किया 4%, तो 4% कितना होता है 10 लाख का? 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 लाख, तो यहाँ पे बनता आपका 10 लाख का 40,000। तो 40,000 यहाँ पे जो है मेरा टैक्स बनता है। इसी तरह मेरे फ्रेंड की इनकम है 20 लाख, तो 20 लाख का भी 4% यानी 80,000, इसका बनता है 80,000, यानी मेरे से डबल इनकम भी है और मेरे से डबल टैक्स भी देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव इन नेचर। उसके बाद है यहाँ पे एंश्योर्स इक्विटी बट मे डिस्करेज सेविंग्स या
इन्वेस्टमेंट। यानी ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये यहाँ पे इक्विटी पे तो लग सकता है। इक्विटी मीन्स अगर आप कहीं पे शेयर खरीदते हो तो उस पे जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे आपका जो है वो टैक्स लगेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के। यानी जो कंपनी पे टैक्स लगेगा उसने जितने भी परसेंटेज में शेयर खरीदे होंगे उस पे भी यही टैक्स लग सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहीं पे सेविंग करोगे, मान लो कि आपने म्यूचुअल फंड में सेव किया है पैसा या कहीं पे इन्वेस्ट किया है पैसा, तो उस पे यहाँ पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो है ये यहाँ पे फीचर है किसका, डायरेक्ट टैक्स का। अब है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने अब है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरीज शॉप्स या बिजनेसेस बट पेड बाय कंज्यूमर्स व्हेन दे बाय गुड्स या सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ये बीच के पर्सन्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन देना पड़ता है किसको, कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल आप जो यहाँ पे 10 रुपीज का लेज खरीदते हो उस पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उसमें आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ होता है उस उन्हीं 10 रुपीज में। तो 10 रुपये जब आप देते हो फिर जो है शॉप्स या बिजनेसेस आगे देती है, आगे फिल करती है टैक्स फॉर्म, तो वो भरती है फिर आगे टैक्सेस देती है गवर्नमेंट को। लेकिन लेती किससे है, एक इंडिविजुअल से, एक कंज्यूमर से, जो वो प्रोडक्ट है कंज्यूम करता है उसी से ये टैक्स करता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास हम जो है डायरेक्टली नहीं देते हैं, बल्कि शॉप्स या बिजनेसेस जो है जहां से आपने खरीदा है वही आगे जो है वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल जो कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे हम यहाँ पे करते हैं, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सप्लाई होगी एक कंट्री में या एक स्टेट में या एक यूटी में, तो उस पे टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यानी बाहर से चीजें मंगाते हैं, फॉरेन कंट्री से चीजें मंगाते हैं, उन पे टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। उसके बाद है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कहाँ पे लगता है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग, नाउ सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। यानी ये जो एक्साइज ड्यूटी थी ये पहले अलग कैलकुलेट किया जाता था, अब यहाँ पे जो है ये जीएसटी में सबज्यूम किया गया। यानी जो भी हम कोई चीज बनाएंगे उस पे भी अब यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी यानी जीएसटी लगेगा। अब है यहाँ पे दोस्तों फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे फीचर पढ़ेंगे। सबसे पहले टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, यानी जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जो है सेलर टू बायर, यानी जो सेलर होगा वो क्या करता है, वो बर्डन बायर पे डालता है। क्यों, क्योंकि वही तो पैसा जो देता है वो उसमें इंक्लूड होता है, लेकिन सेलर पे करता है किसको, गवर्नमेंट को, लेकिन लेता कहाँ से है, बायर से। तो इसीलिए टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब है यहाँ पे रिगार्डेड एज रिग्रेसिव, यानी सेम रेट फॉर रिच एंड पुअर। इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव। किसको, चाहे गरीब हो या अमीर हो उसको भी यहाँ पे जो है उतने परसेंटेज का टैक्स देना पड़ता है। यानी अगर आप भी यहाँ पे 10 रुपए का लेज खरीदते हो तो यहाँ पे आप पे भी उतना टैक्स, अगर अंबानी भी यहाँ पे 10 रुपए का लेज खरीदेगा उसको भी यहाँ पे उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो रिच और पुअर यहाँ पे सेम है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में रिच और पुअर यहाँ पे सेम नहीं है, वहां पे प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है वो वाला टैक्स। ये होता है यहाँ पे, ये वाला टैक्स होता है यहाँ पे रिग्रेसिव इन नेचर, यानी सबके लिए एक। उसके बाद यहाँ पे इजी टू कलेक्ट, कवर्स वाइडर पॉपुलेशन, यानी कलेक्ट करना बहुत ही आसान है और ज्यादा पॉपुलेशन इससे कवर होती है। यानी सब पे, एक आम इंसान भी, एक गरीब भी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है।
तो यहाँ पे ये जो है इजी कलेक्ट करना होता है, क्योंकि हर किसी कोई भी चीज खरीदो उस पे टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे जो है वाइडर पॉपुलेशन कवर करती है। अब है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी लेविड बाय एंड ऑन होम, यानी कौन किस पे यहाँ पे जो है वो टैक्स लगाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स कौन लेवी करता है? गवर्नमेंट करता है, लेकिन सीबीडीटी इन इंडिया यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस जो है इंडिया की, वही यहाँ पे जो है एक अथॉरिटी है जो टैक्स इम्पोज करती है। लेविड ऑन किस पे ये लगता है? द सेम पर्सन हु अर्नस इनकम और ओनर्स वेल्थ, जो भी यहाँ पे दौलत कमाएगा या इनकम जनरेट करेगा उस पे यहाँ पे जो है वो टैक्स उसी पे लगता है, ना कि दूसरे पे, ना कि उसके भाई पे। यहाँ पे एग्जांपल है इनकम टैक्स लेविड ऑन इंडिविजुअल या फर्म्स हु अर्न इनकम, जो कि इससे पहले भी आपने एग्जांपल पढ़ी है। तो यहाँ पे जो है जो भी इनकम कमाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो, उस पे यहाँ पे इनकम टैक्स लगता है। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी कोई कंपनीज होती है वो प्रॉफिट कमाएगी उन पे टैक्स लगता है, वो यहाँ पे जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स माना जाएगा। यहाँ पे अब की पॉइंट क्या है इसका? की पॉइंट है यहाँ पे बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, जो आपने इससे पहले भी पढ़ा। ये है आपका डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। ये था आपका डायरेक्ट टैक्स, यानी कौन किस पे लगाता है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स कौन किस पे लगाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है? यहाँ पे सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी इंडिया में ये लगाती है। असल में ये गवर्नमेंट ही लगाती है, लेकिन किसके थ्रू? सीबीआईसी के थ्रू, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। किस पे लगता है ये? गुड्स एंड सर्विसेज जो है कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है? सेलर्स, यानी जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से, तो फिर वो आगे गवर्नमेंट को देते हैं। अब है यहाँ पे एग्जांपल, जीएसटी जो है लेविड ऑन सप्लाईज ऑफ गुड्स या सर्विसेज कलेक्टेड बाय शॉपकीपर बट पेड बाय कंज्यूमर। यहाँ पे दोस्तों ये जो जीएसटी है ये सप्लाई पे लगता है, यानी जब भी कोई चीज सप्लाई होती है किसी एरिया में, गुड्स या सर्विसेज, तो यहाँ पे जो है कलेक्ट कौन करता है? शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर को आप पैसा देते हो, वो फिर आगे जो है गवर्नमेंट को देता है, उसमें जो भी टैक्स बनता है। उसके बाद है यहाँ पे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, जो भी कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर होगा, यानी बाहर से कोई गुड्स या सर्विस मंगाता है, वही पे करता है गवर्नमेंट को, लेकिन कॉस्ट पास टू बायर, जो उसकी कीमत है वो कहाँ से लेती है? बायर से। जो पैसा लेता है, वो जो टैक्स लेता है वो बायर से लेता है, लेकिन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। अब है यहाँ पे की पॉइंट इसका, द बर्डन इज शिफ्टेड फ्रॉम सेलर टू बायर। जो बर्डन है वो सेलर से कहाँ जाता है? बायर को, यानी अल्टीमेटली बोझ कौन उठाता है? बायर। तो यहाँ पे हो गया डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस, उसके की सेक्शंस क्या है? यहाँ पे की सेक्शन मींस इंपॉर्टेंट सेक्शंस। यहाँ पे मेजर डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, इंडिया में जो भी मेजर डायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या क्या है? यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था। मेन लॉ गवर्निंग इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल, यही होता है यहाँ पे मेन लॉ, जिसके जरिए यहाँ पे स्लैब तय की जाती है टैक्स की। इंडिविजुअल्स, फर्म्स या कंपनीज पे रेट तय करती है किसके जरिए? 1961 इनकम टैक्स एक्ट के जरिए। अब है यहाँ पे दोस्तों ये कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन चलाता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद दूसरा एक और मेजर टैक्स है जिसको हम कहेंगे वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, लेकिन अब ये जो है ये एबॉलिश किया गया। कब? 2015 में। अर्लियर लेविड ऑन नेट वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज या कंपनीज, जो भी दोस्तों
ये जो है नेट वेल्थ पे कैलकुलेट किया जाता था। उन्होंने कितनी वेल्थ जो है वो कलेक्ट की है उसी पे फिर वेल्थ टैक्स लगता था, लेकिन ये अबॉलिश किया गया 2015 में। उसके बाद एक और था गिफ्ट टैक्स, 1958 में ये बना था गिफ्ट टैक्स एक्ट, लेकिन अब ये अबॉलिश किया गया 1998 में। 1998 में अबॉलिश किया गया। ये किस पे लगता था? गिफ्ट्स पे, यानी नाउ कवर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56। अब ये आता है कहाँ पे? इनकम टैक्स में ही, इनकम टैक्स एक्ट में ही सेक्शन 56 में। लेकिन अब जो है ये इनकम टैक्स एक्ट में आ गया सेक्शन 56। अब है यहाँ पे एक्सपेंडिचर टैक्स 1987, रियरली अप्लाइड, बहुत कम अप्लाई किया जाता है अब एक्सपेंडिचर टैक्स, यानी जो जितना खर्चा करेगा उस पे उतना टैक्स लगेगा। यहाँ पे जो है अब ये जो है ये भी खत्म हो गया। और है यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शंस। बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1988, यानी प्रिवेंट्स होल्डिंग प्रॉपर्टी इन फिक्टिशियस नेम्स। जो भी यहाँ पे फिक्टिशियस नेम मीन्स जो रियल नेम नहीं होंगे, यानी आपके नाम पे कोई बिजनेस है, आपने किसी और पे नाम पे लगा दिया, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेनामी ट्रांजैक्शंस। अब है यहाँ पे ब्लैक मनी, यानी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, उन पे टैक्स लगता है। एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। टारगेट्स, किस पे टारगेट किया जाता है? ये टारगेट करेगा आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स। किसी का बिजनेस यहाँ पे यूएसए में चल रहा है, किसी का यूके में, किसी का सऊदी में, जो भी वहां पे जो भी फॉरेन बैंक्स पे होते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ब्लैक मनी। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है इनमें से इनकम टैक्स एक्ट 1961। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या है और इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन और उसके प्रोविजन, यानी उसमें क्या क्या है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल, यानी इसका टाइटल इनकम टैक्स एक्ट, और एक्सटेंट किस हद तक ये जा सकता है और आपका कहाँ से ये शुरुआत इसकी हुई है। तो ये सारा इसमें है सेक्शन 1 में। उसके बाद सेक्शन 2 में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डेफिनेशंस, यानी डेफिनेशन मीन्स इनकम किसको कहेंगे, एसएससी किसको कहेंगे और पर्सन किसको कहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 4। सेक्शन 4 चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, यानी कितना किसको आएगा। उसके बाद सेक्शन 5 यहाँ पे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट पे कितना लगेगा और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पे कितना लगेगा। सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम्स, यानी इनकम एग्जेम्प्ट हुई है जिन पे टैक्स लगता ही नहीं है, जैसे आपका एग्रीकल्चर इनकम या स्कॉलरशिप्स पे टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 14 यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम, मेनली जो है वो 5 हेड होते हैं। एक तो आपका सैलरी, दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हो गया बिजनेस, और चौथा हो गया आपका कैपिटल गेन्स, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये है 5 हेड सेक्शन 14 में ये बताया गया। सेक्शन 24 क्या बताया? डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 32 क्या बताता है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अलाउंस। उसके बाद 36 टू 37 बिजनेस एक्सपेंडिचर डिडक्शंस। सेक्शन 40A डिसअलाउंसेस, कैश पेमेंट्स वगैरह। सेक्शन 80C टू 80U बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम अब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर डिफाइन किया गया सेक्शन 3 में, ये आपको याद रखना है, सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स, और असेसमेंट ईयर डिफाइन किया गया सेक्शन 29 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मीनिंग क्या है इसकी? मीनिंग प्रीवियस ईयर की, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। मान लो कि अभी साल चल रहा है 2024 टू 25, यहाँ पे जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी 2024 से 2025 में जो भी पैसा कमाया है तो वो आपका इनकम बनता है। तो यहाँ पे आपको ये माना जाएगा प्रीवियस ईयर। इस ईयर में आपका टैक्स नहीं लगेगा,
टैक्स कहाँ पे लगेगा? आपका असेसमेंट ईयर में, यानी ईयर इन विच इनकम इज टैक्सड, यानी उसके बाद जो ईयर आएगा, यानी 25 टू 26, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2025 टू 2026, उसको यहाँ पे माना जाता है असेसमेंट ईयर। यानी जिस ईयर में आपका ये प्रीवियस ईयर जो आपने कमाई है इनकम, उस पे यहाँ पे जो है जिसमें कैलकुलेट किया जाएगा, वही आपका माना जाएगा असेसमेंट ईयर।